नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। नरेंद्र मोदी राजनीति की ऐसी शख्सियत हैं जिसने 20 साल के राजनीतिक करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसे नेता जिनसे जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो उनको बाकी नेताओं से अलग बनाती हैं। आज हम मोदी से जुड़ी ऐसी ही कुछ कहानी लेकर आए हैं हमारे खास प्रोग्राम दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी की ऐसी ही एक अनसुनी कहानी बीजेपी नेता संजय टंडन की जुबानी। 2018 में मेरे पिताजी उस समय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और अचानक 14 अगस्त को उनका देहांत हो गया। मैं जैसे जैसे मेरे को थोड़ा पता लगा कि उनको अटैक हुआ है तो मैं यहाँ से तुरंत मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा और एयरपोर्ट पहुंचने तक मेरे को खबर मिली कि उनका देहांत हो गया। उसी समय मैंने कोशिश करी कि वहाँ से रायपुर जाने का जो भी डायरेक्ट संबंध है वो मैं डायरेक्ट फ्लाइट है वो मैं ले सकूं, लेकिन उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शाम के 5-6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, उनका मेरे को फ़ोन आया जब उन्होंने सारी डिटेल बताई तो मेरे को उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बता दिया है, तो तुम ऐसा करो कि वो जल्दी से तुम दिल्ली पहुंच जाओ, आगे का इंतज़ाम जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहाँ से आपका प्राइवेट इंतज़ाम कर दिया जाए। तो मेरे को मोदी जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि बेटा मैंने आपका यहाँ से रायपुर जाने का उसका प्रबंध और रायपुर से आप पिताजी के शरीर को लेकर वापस चंडीगढ़ रात तक पहुँच सको उसका भी प्रबंध कर दिया। तो उन्होंने इसका भी प्रबंध एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में हमारे को नाइट लैंडिंग का परमिशन वहाँ पे लैंडिंग करा के और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हरियाणा को उनको भी ये उनको कन्वे किया कि भी उनको वहाँ से रिसीव करके हमारे पास जो एम्बुलेंस वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, हमारे को मेरे माताजी को साथ में लेकर हम लोग रात्रि में ही यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर मैं देखता हूँ कि मेरे घर के आंगन के बाहर वहाँ हरियाणा के जो राज्यपाल और पंजाब के राज्यपाल वो बाहर खड़े हैं। तो मैंने उनको नमन किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का हमारे को फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से जाके, क्योंकि मैं अभी पहुंच नहीं सकता, तो टंडन जी हमारे परिवार के बड़े रहे हैं और बड़े सम्मानीय सदस्य रहे हैं, हमारे सबके सीनियर रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से जाकर वहां पर उनके पार्थिव शरीर पे पुष्प चढ़ा के आए। और वो लोग यहाँ पर थे, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, वो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी पीएमओ से इंटीमेशन यहाँ पर भी आई हुई थी, क्योंकि उस दिन हजारों लोग आ रहे थे यहाँ पे पूरे आंगन के अंदर, यहाँ शामियाना लगा के उनके बैठने का प्रबंध, उनके चाय पानी का प्रबंध, उसके लिए भी यहाँ पर सारे ऑफिसर तैनात। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिताजी जो है वो चले गए हैं, लेकिन मोदी जी एक मेरे पिता के रूप में उन्होंने घर की व्यवस्था को देखते हुए सारा प्रबंध। वहीं आरएसएस के हर्षद ब्रह्म भट्ट का मानना है कि नरेंद्र मोदी एक बार जो संकल्प कर लेते हैं उसे हर हाल में पूरा करके रहते हैं। मैं सोमनाथ मंदिर के साथ काम करता था। मुझे लगा था कि वहाँ पे मंदिर के बाहर सामने जो सरदार की प्रतिमा है वो थोड़ी ठीक नहीं, उसे अच्छी बना करके कहीं दूसरी जगह पे रखनी चाहिए, कोई विशेष रूप से प्लाजा बना के। तो ऐसी कुछ बात मेरी नरेंद्र भाई से हुई तो उन्होंने कहा कि हर्षद भाई, सरदार पटेल के बारे में आप क्या जानते हो, आपने क्या पढ़ा है? और सरदार पटेल के बारे में जब बातें उन्होंने कही और उनके मन में जो सोच थी, जो सपना था, वो कहा कि हर्षद भाई, गुजरात में आप जो कहते हैं वहां पर नहीं, लेकिन नर्मदा डैम पर
नर्मदा डैम साइट पर केवड़िया कॉलोनी में विश्व में जो बड़ी प्रतिमाएं मानी जाती है, उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जिसे देखकर आदमी दंग सा रह जाता है। जब उन्होंने कहा कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी 182 मीटर की सरदार की प्रतिमा बनाएंगे और वहाँ नर्मदा डैम साइट पर उसको प्रस्थापित करेंगे और उस जगह पर टूरिज्म का ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे कि वहाँ विश्व भर से पर्यटक आ सके और उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स बनाएंगे, बैंक्वेट्स हॉल, कॉन्फ्रेंसेस और बहुत बड़ी बड़ी विशेष वैश्विक स्तर की और राष्ट्रीय कक्षा की परिषद कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे हो सकेंगी। और सरदार की इस प्रतिमा के साथ में सरदार के जीवन और कवन को अभिव्यक्त करती हुई जो शाम को जो लाइट एंड साउंड शो है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती थी, कुछ मन में शंकाएं रहती थी, कुछ सवाल रहते थे कि इसे कैसे पूरा हो सकता है, ये मुमकिन नहीं लगता था कि हो सकता है। ये भाजपा ने अभी कुछ नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, माने ये तो नारा बाद में आया। अब उस समय पे उन्होंने ये सब बातें मुमकिन करके दिखाई, लेकिन इसकी वास्तविक रूप में जब एग्जीक्यूशन का पार्ट आया, समय आया, और तब ये 300 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट, ये पैसे कहाँ से आए और इसका फंड एलोकेशन कैसे होगा, और जो भी व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं से जो पैसे आए थे तो बहुत कम पैसे थे, माने उन पैसों में से तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ईश्वर ने कुछ और सोचा था, विधि ने कुछ और निर्माण किया था, और ये नरेंद्र भाई का व्यक्तित्व था, ये इनके सपने थे या इनका नसीब था। कुछ सपनों को देखना, वो हमेशा कहते थे मैं खुली आंख से सपने देखता हूँ, सपनों को देखना, लेकिन उस सपनों को साकार करने के लिए शायद नसीब की देवी ने भी उनको हमेशा साथ दिया, उनको सहयोग दिया, और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए। भाजपा ने उनको प्रचार प्रसार के अध्यक्ष चुने और तुरंत ही उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। वो इस देश के 2014 में प्रधानमंत्री बने। महात्मा मंदिर, महात्मा गांधी और आज़ादी की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन और गुजरात, इस संदर्भ में महात्मा गांधी एक वैश्विक मानव का एक विचार और उनके प्रति उनका मन में जो भाव और श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करने का अवसर, और वो उस द्वारा एक ऐसी संपत्ति का निर्माण जो हमेशा हमेशा के लिए गुजरात में चिरंजीव रहे। तो गांधीनगर सचिवालय और विधानसभा क्षेत्र के सामने महात्मा मंदिर का निर्माण करने का निर्णय किया। अब कोई संपत्ति का निर्माण, कोई भवन का निर्माण, तो कोई मुख्यमंत्री कोई फाइल पे हुक्म करके, ऑर्डर करके, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके ये कर सकते हैं। नरेंद्र भाई से बात हुई तो कहा, हर्षद भाई इसके निर्माण में जन भागीदारी हो, जन समूह का इसमें हिस्सा हो, और विशेष करके युवा और विशेष करके विद्यार्थी इसके साथ जुड़े, तो ऐसा लगता है कि गुजरात के हर गांव से या हर डिस्ट्रिक्ट से या हर तालुका से स्कूल के बच्चे बसेस में आए, अपने गांव से पानी लाए, नदियों का मिट्टी ले आए, और उस मिट्टी से इसके फाउंडेशन में इसका उनका भी योगदान हो, और इसके बनाने में उनका कोई श्रम का भी योगदान हो कि लोग श्रम करें, काम करें इसके लिए, और इस जन भागीदारी के इस प्रकार से इस स्वप्न को साकार किया जाए, इस भवन का निर्माण किया जाए, इन सुविधाओं का निर्माण किया जाए। मैंने उस हर संपत्ति भवन के निर्माण में जन भागीदारी, लोगों का श्रमदान, लोगों का योगदान, कार्यकर्ताओं का योगदान, और एक जन आंदोलन इस विषय में कैसे बनाया जा सके, इस विषय में उनकी विशेषता बातें रही। अब प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया, उसके कॉन्ट्रैक्टर भी तैयार हो गए और उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उनको ऑर्डर्स इश्यू हो गए, लेकिन उसको इस समय अवधि में बनाकर उसका निर्माण करके लोकार्पण करना, ये लगता था पॉसिबल नहीं है। माने हर कॉन्ट्रैक्ट, L&T जैसी कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट निर्माण कर दिया गया था,
तो लगता था कि ये जो टारगेट, जो डेडलाइन दी गई है, ये इसमें समय में, इस समय अवधि में पूरा करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। और जितने भी मजदूर या संपत्ति या साधन सामग्री लगाने के बाद में भी ये नहीं हो सकता है। लेकिन नरेंद्र भाई एक बार जो निर्णय कर लेते, जो निश्चय करते हैं, और उस निर्णय को, उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए जो भी साधन सामग्री, पैसा, मजदूर देने की आवश्यकता होती है, वो सब देते हैं और पूरे वो खड़े रहते हैं और वो उसका रिपोर्ट मांगते हैं और प्रतिदिन उनकी रिपोर्ट उनके पास जाती है। और इस संपत्ति का, ये महात्मा मंदिर, इस भवन का जो निर्माण किया है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं, इट इज मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग सच एन एक्सेलेंट कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट्स, एंड विशेष करके महात्मा मंदिर जहाँ पे दांडी में एक नमक की चपटी उठा के जो भंग करके महात्मा जी ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन को एक विशेष रूप दिया था, बल दिया था, उस कृति का, एक प्रतिकृति का वहां निर्माण, और उस निर्माण के स्थान पर बिरला परिवार के सहयोग से गांधी जी का जो एग्जीबिशन लगा है, तो एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन का निर्माण, ऐसी संपत्ति का, ऐसी कृतियों का निर्माण करना, ये बेनमून है, काबिल दाद है, और ये सिर्फ नरेंद्र भाई कर सकते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो समय अवधि में पूरा किया गया, मुझे लगता है शायद 268 डेज, ये मैं नंबर निश्चित नहीं, लेकिन इससे कम समय में इसका निर्माण किया गया। चुनाव कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर तैयारी करते हैं। जीत की रणनीति बनाने के लिए मोदी अपने हर कार्यकर्ता से संवाद भी करते हैं। ये कहना है केतन देवानी का। 1989 में, 1990 और 1991 में 3 साल इलेक्शन थे और मेरा भी पार्टी में काम करने का अभी 6-8 महीने हुए थे। मैं भी थोड़ा नया था, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा था। इलेक्शन का माहौल बन रहा था। कांग्रेस की यहाँ गवर्नमेंट थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और नरेंद्र भाई का जो मार्गदर्शन था इलेक्शन के दौरान, उस हिसाब से हम धीरे धीरे सीख रहे थे। उसी दौरान मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था इनफैक्ट इलेक्शन में। तो इलेक्शन में कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड लेवल, जैसे प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करना, उसको मार्गदर्शन करना, ये सब थोड़े परेशानी थी। तो इलेक्शन में हम सब लोग काम कर रहे थे। उसी टाइम में मैं नरेंद्र भाई के साथ हमने ये जो कम्युनिकेशन कैसे करना, उसके लिए हमने नरेंद्र भाई ने एक बहुत सुंदर रास्ता निकाला था। जनरली क्या होता है इलेक्शन के माहौल में, जो बड़े प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं जनरली वो सुबह घर पे रहते हैं। इस बार एक बार 10-11 बजे हो जाते हैं, सब अपने क्षेत्र में, अपने काम के एरिया में, प्रवास में निकल जाते हैं। फिर कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल रहता है जनरली, क्योंकि इलेक्शन का जो माहौल रहता है उसमें सब भागदौड़ चलती रहती है, सब लोग अपने अपने काम में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। तो हमने क्या, नरेंद्र भाई ने क्या किया, हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे प्रमुख कार्यकर्ता, किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी है वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे करीबन, सुबह 7 बजे फ़ोन लेकर हम बैठ जाते थे। और सुबह 7 उसी टाइम पर सब प्रमुख कार्यकर्ता अपने घर में रहते हैं, कभी कोई 7 बजे के बाहर नहीं निकलता, तो सब अपने घर में सोए रहते हैं। तो सुबह 7 बजे हम फ़ोन लगाना चालू कर देते थे, तो करीबन 10-साढ़े 10 बजे तक पूरे गुजरात के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता है, आइदर उम्मीदवार है लोकसभा या विधानसभा का, जिला के पदाधिकारी है, या जो भी कार्यकर्ता है जो इससे बात करनी है, तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड रियलिटी, कौन कौन से विस्तार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी है, पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, क्या नेताओं की ज़रूरत है, जाहिर सभा की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी प्लानिंग की ज़रूरत है, वो सब करीबन 10-साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था। और उसी आधार पर वो अपना आगे की स्ट्रेटजी बनाते थे कि अभी कैसे आगे जाना है। और ये जो उसकी जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन की सिस्टम, और ज़मीनी हकीकत को पूरी बारीकी से जानना, और ये सब मिला जुला कर उसका जो इलेक्शन का जो विनिंग का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो इसी हिसाब से बनता था। तो एकता यात्रा का जो पूरा नरेंद्र भाई के पास पूरा प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन का उसके पास था। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के अध्यक्ष स्थान पर ये पूरी एकता यात्रा चलने वाली थी। तो पूरी एकता यात्रा का जो कोऑर्डिनेशन था, उसमें मेरे पास भी थोड़ा बहुत पार्ट था एकता कोऑर्डिनेशन का।
और पूरी यात्रा का कोऑर्डिनेशन कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, उसके पहले का उसका जो ग्राउंड वर्क, उसके पहले का जो प्लानिंग का फेज है, उसमें मैं थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा था। माननीय नरेंद्र भाई तो जनरली पहले चले गए थे कन्याकुमारी, और मैं इसके बाद निकला था कर्णावती से। और कर्णावती से जब मैं निकला तब तो मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था आउट ऑफ गुजरात। मैं इससे पहले कभी गुजरात के बाहर गया ही नहीं था, इट्स फर्स्ट टाइम विजिट। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी था, यंग था भी, और पता ही नहीं था लैंग्वेज का, लोगों का, कहाँ जाएंगे। और मुझे त्रिवेंद्रम जाना था, वहाँ से फिर कन्याकुमारी से यकतर चलने वाली थी। तो मैंने नरेंद्र भाई को बताया कि भाई मैं आऊँगा तो मैं क्या करूँगा त्रिवेंद्रम में आकर, मुझे तो कोई जानता नहीं है, मैं कैसे आऊँगा। बोले तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा स्टेशन पर। मैंने बोला आप खुद आओगे? हाँ मैं खुद आऊँगा, तुम चिंता मत करना, तुम आ जाओ आराम से। तो जब मैं त्रिवेंद्रम पहुँचा तो सच में नरेंद्र भाई स्वयं वो लेने मुझे स्टेशन पर आए थे। अदरवाइज किसी को भी बोल सकते थे। ये जो उसका जो पहलू है कि सामान्य कार्यकर्ताओं को भी इतना ही मान सम्मान देना, उसकी इतनी उसके लिए उसका ध्यान रखना, ये जो कार्यकर्ता निर्माण का जो एक पहलू जो है, ये सब इस छोटी छोटी बातों से जुड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी में कुछ तो खास बात है, उनसे एक बार जो मुलाकात कर लेता है वो बार बार उनसे मिलना चाहता है, ये कहना है प्रोफेसर नचिकेत राजगुरु का। दी अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक कहानी सुनिए प्रोफेसर नचिकेत राजगुरु की जुबानी। करीबन मैं 75 के साल में इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाल दी, तो मेरे पिताजी तो जेल में चले गए। फिर संघ परिवार के जो अंडरग्राउंड जो नेता थे, माने पदाधिकारी, वो लोग घर पे अलग अलग वेशभूषा करके घर पे आते थे। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि बेल बजा, मैं दरवाज़ा खोला तो सामने जो खड़े थे व्यक्ति, मैं पहचाना ही नहीं वो कौन है। तो बोला आपकी पहचान? बोला पहले एक काम करो, दरवाज़ा बंद कर दो, मैं अंदर आ जाता हूँ। फिर सर पर से हैट निकाला, तो बोला धर्मेंद्र भाई तो आप यहाँ कैसे? तो कि अभी ऐसा ही है, तो पहले दरवाज़ा बंद कर। फिर नरेंद्र भाई अंदर आए, मेरे साथ बातचीत की, पिताजी तो थे नहीं। तो मैं बोला तो अभी आए हैं तो खाना खा के ही जाइए। तो बोले हाँ मैं खाना खा के ही जाऊँगा। फिर माँ ने खाना खिलाया। फिर मेरी बहन की शादी थी, तो शादी में सभी नेता लोग आए थे, केशु भाई, सुरेश मेहता, माने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, नरेंद्र भाई भी थे उसमें। तो नरेंद्र भाई तो करीबन जैसे ही आए तो मेरे हाथ पकड़ के ही चलते रहे पूरे ये जो खाना जहाँ चलता था वहाँ। तो केशु भाई और सबने खाना लिया, तो मैं बोला नरेंद्र भाई अभी आप भी ले लो खाना, पर आपको देर हो जाएगी। फिर कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ ही खाना खाऊंगा। चलो ठीक है। फिर आखिर में नरेंद्र भाई ने मेरे साथ खाना खाया, तब तो वो सब चले गए थे। मैं बोला नरेंद्र भाई अब आप कैसे जाएंगे, आपको तो जाना है हेडगेवार भवन। तो ऐसा कर, मुझे स्कूटर पर चल, लेके चल और बस स्टैंड पर मुझे छोड़ देना। मैं बोला ठीक है। तो मैं छोड़ के आया, फिर वो बस से चले गए। फिर आगे चलता गया, फिर मैं हेडगेवार भवन गया 2-3 बार, कुछ संदेशा लेके पिताजी का। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी जो संघ परिवार की है वो पुस्तिकाएं बाहर निकलती है, छोटी छोटी होती है 40-45 पन्नों की, वो तू पढ़। हमारे संत महात्मा नेतागण जो भी है उनकी काफ़ी अच्छी, जैसे विवेकानंद जी है, शंकराचार्य जी है, ऐसी कई पुस्तिकाएं हमारी निकलती है। तो वो मैं पिताजी लेके आते थे, मैं भी लेके आता था और वो मैं पढ़ता था। उससे मेरा जो कल्चर है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो वर्तन है, उसमें काफ़ी फर्क आया। वो भी सजेशन तो उनका ही था। फिर नरेंद्र भाई आते थे घर पे खाना खाने के लिए, परोसता तो मैं ही था उनको। लेकिन एक बात मुझे उस वक्त भी जहन में थी कि ये व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से कुछ तो ऐसा है कि जो हमें उनको मिलने के लिए अट्रैक्ट करता है। एक तो आवाज़। फिर एक कार्यक्रम था, जब तो वो सीएम हो गए थे, तो यहाँ संस्कार धाम में कुछ कार्यक्रम था, ये वकील साहब के कुछ वकील साहब के लेके ही कुछ समारोह था और नरेंद्र भाई वहाँ आए थे। फिर कार्यक्रम पूरा हो गया, मेरे पिताजी भी आए थे, वो थोड़े साइड में खड़े थे। फिर दोनों तरफ लोग खड़े थे और बीच में नरेंद्र भाई निकल रहे थे, तो मैं भी साइड में खड़ा था। तो जैसे ही आए तो मुझे कंधे पर हाथ रख के चलने लगे, मैं भी साथ में चलने लगा। तो मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सीधा बोला नचिकेत का तेरा काम कैसा चल रहा है। मैं बोला उनको कैसे पता चला, इंश्योरेंस का भी पता है, बड़ा काम किया है वो भी पता है, प्रदेश जाके आया हूं वो भी पता है। मैं तो जैसे हक्का बक्का ही हो गया था कि उनको ये सब के तो कैसे पता चला। ठीक है, मैं कुछ बोला तो नहीं, जवाब तो दिया नहीं,
फिर काफ़ी देर माने 4-5 मिनट तक मेरे साथ रहे, कंधे पर हाथ रखे। फिर मुझे बोला कि तू अगर गांधीनगर आता है तो मुझे ज़रूर मिलने के लिए आना। मैं बोला ठीक है आऊँगा, लेकिन मैं कभी गया नहीं क्योंकि उस वक्त भी काफ़ी व्यस्त रहते थे, अभी तो काफ़ी व्यस्त है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं गया था पालमपुर, और उससे पहले की एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा। एक डेलीगेशन गया था प्रोफेसर लोगों का, उनको मिलने के लिए, जब वो सीएम थे। तो 15-20 लोग बैठे थे, प्रोफेसर लोग। तो उसमें से मेरी बहन को तो शायद उन्होंने पहचान लिया कि आप राजगुरु साहब की बेटी है। तो बोले हाँ। आपका नाम? तो फाल्गुनी राजगुरु। तो नचिकेत राजगुरु कहाँ है? तो वो बोले घर पे है, काम कर रहा है अपना। उसको बोलना कि उसका मित्र नरेंद्र मोदी उनको बहुत याद कर रहा है। तो सभी हक्के बक्के रह गए कि ये हम मिलने के लिए आए और वो तो कुछ और ही बात हो रही है नचिकेत राजगुरु की। फिर फाल्गुनी ने बताया कि हाँ मैं ज़रूर उसको बताऊंगी और उसको बोलूंगी कि आपको मिलने के लिए आए।